हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो अभी जिन आपको पता ही है, रिजल्ट आ रहे हैं, है ना, अलग अलग वैकेंसीज के। तो अपना रिजल्ट का देखें, और जिनका नहीं हुआ वो अपनी तैयारी को दोबारा से शुरू करें। लैब असिस्टेंट की विज्ञप्ति जो कुछ ही दिनों में आ जाएगी, और रवि सर को बोला है कि आपको सिलेबस वगैरह बता दें, तो वो आपको 1-2 दिन में सिलेबस बता देंगे सारा का सारा। ठीक है, चलिए। और अपना टॉपिक चल रहा था पादप रोग। तो कल मैंने एक रेलवे ग्रुप डी को लेकर शॉर्ट्स डाली थी, तो मैंने उसको बताया था कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आने वाली है। उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। फॉर्म है जो 31 से पहले 21 जनवरी को थे, अब 31 जनवरी से शुरू है। फॉर्म कब से शुरू है मेरे बच्चों? 31 जनवरी से आपके फॉर्म शुरू है। तो एक बच्चा है, उसने पूछा था कि सर सिलेबस क्या है। तो देखो बच्चों, सिलेबस है इसमें रीजनिंग। क्या है आपकी? रीजनिंग है। कितने नंबर की है सर? 30 नंबर की रीजनिंग है। मैथ है आपकी, कितने नंबर की है सर? 25 नंबर की मैथ है। साइंस है आपकी, कितने नंबर की है सर? 25 नंबर की आपकी साइंस है। और जीके है आपका, जिसमें करंट अफेयर, इंडिया जीके सारा का सारा आ जाएगा, वो है आपका 20 नंबर का। ठीक है, ये चीजें है इसमें। अब रीजनिंग 30 नंबर की है, तो रीजनिंग के मोस्ट ऑफ जो टॉपिक होते हैं आपको सारे पढ़ने पड़ते हैं। मैथमेटिक्स भी आपको सारा पढ़ना पड़ता है। साइंस में 25 नंबर की है, तो भी क्वेश्चन सारे के सारे कवर करने पड़ते हैं। जीके है, तो सीधी सी बात है, ये आपका मेन पोर्शन है, तो जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है, अगर उसमें विस्तार से सिलेबस दिया होगा तो मैं आपको पूरा उसमें विवरण बता दूंगा उसमें। ठीक है, अभी के लिए 4 चीजें हैं आपके लिए, तो ये आप देख सकते हो। चलिए करते हैं शुरू। अपना टॉपिक जो चल रहा था वही उस टॉपिक पर बात करते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ताकि आपको बाद में दिक्कत न आए, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अपने पढ़ रहे थे पादप रोग। किसका? पादप रोग पढ़ रहे थे ना, पादपों में होने वाले रोग थे। तो आपको क्या करना है, मेनली जो काम करना है वो रोग और रोग कारक, बस इतने ध्यान में रखना है। वैसे तो मैंने पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन आपको रोग और रोग कारक ध्यान में रखना है, साथ का साथ इसको भी देखना पड़ेगा। चलिए, हमने कवक से जीवाणु से होने वाले रोग पढ़ लिए थे, विषाणु से होने वाले पढ़ लिए थे, और अजैविक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कवक से होने वाले रोग जो होते हैं। ठीक है, तो कवकों की बात करते हैं। कवक क्या होते हैं? कवक सर परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी। क्या होते हैं? परजीवी। और आपको पता है जो परजीवी होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। सर प्लस माइनस कैसे? तो प्लस माइनस का मतलब ये खुद को तो फायदा करते हैं, स्वयं का तो फायदा करते हैं, और दूसरे का नुकसान। जिस पर रहेंगे उसको तो नुकसान करेंगे और स्वयं का फायदा करेंगे। तो सीधी सी बात है, दूसरे पर रहे तो नुकसान करेंगे, तो मतलब रोग उत्पन्न करेंगे, बस। चलिए, अब सीधा सीधा आपको रोग ध्यान में रखना है, ज्यादा बातें नहीं करते हुए। आलू का व्हाइट रोग, यानी कि ये किसमें आलू का व्हाइट रोग यानी कि आलू में पाया जाएगा। रोग कारक का नाम क्या है? सिनकीट्रियम। रोग कारक का नाम क्या है? सिनकीट्रियम इंडोबायोटिक्स। लो जी, क्या है लिख देता हूं मैं साथ के साथ, यहां पे आप भी लिख लेना। सिनकीट्रियम, सिनकीट्रियम इंडोबायोटिक्स। ये सारे के सारे कवक होंगे भाई इसमें। तो ये है वो आलू का व्हाइट रोग होता है। ठीक है, ये इसका रोग कारक है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, सिनकीट्रियम इंडोबायोटिक्स, यानी कि ये कोई कवक है जो आलू में व्हाइट रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो होता क्या है इस रोग में? कवक का जो कंद, जो आलू का जो कंद होता है, आलू के कंद में काले धागे के समान संरचना बनती है, यानी कि जो पूरा आलू होता है वो आलू कंद ही होता है। तो उसमें क्या धागे के समान संरचना बनेगी, और बाद में आलू पूरा सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा, बस। तो आपको इसका नियंत्रण कैसे करना है? नियंत्रण वही है, क्वारंटाइन विधि। कौन सी विधि? क्वारंटाइन विधि। यानी क्वारंटाइन विधि का मतलब क्या होता है? जो पौधा अच्छा है उसको अलग से रखो, या उसके आसपास के खराब पौधे उनको वहां से साफ कर दो। क्वारंटाइन विधि अपनानी है। और क्या करना है? HgCl2 और H2SO4, ये दो रसायन होते हैं,
HgCl2 और H2SO4, इन दोनों का आप कमेंट सेक्शन में सूत्र डाल देना कि छिड़काव कीजिए, छिड़काव से आप उसे बच सकते हो। और उसके बाद में रोग प्रतिरोधी प्रजाति को बोना है। आपने क्या करना है, जो रोग प्रतिरोधी प्रजाति होती है उसको आपने बो लेना है। बस सीधी सी बात है, रोग कारक ध्यान में रखो, बात खत्म है आपकी। बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि पादप रोग से सीधा रोग कारक से क्वेश्चन डालता है। आगे अगला रोग है आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग। आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, यानी कि आलू का अंगमारी रोग होगा ये कौन सा आपका है जो कवक होगा, फाइटोथोरा। ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, फाइटोथोरा, फाइटोथोरा इन्फेसेंट्स, इन्फेसेट्स, इन्फेसेट्स, ये आपका रोग कारक होगा। किसका, आलू का अंगमारी रोग। ये क्या करेगा, पौधे की पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाएंगे। जो पौधे की पत्तियां होंगी उस पर भूरे रंग के धब्बे बन जाएंगे। ठीक है जी, भूरे रंग के धब्बे तो बन गए। अब ये जैसे ही पौधे को अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, जब ये रोग होगा आलू का अंगमारी रोग, तो भूरे रंग के धब्बे बन जाएंगे। किस पर, पौधे की पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन गए। और जैसे ही पौधे को अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई, तब ये क्या करेगा, बड़े धब्बों में बदल जाएंगे। तब ये धब्बे क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे, जिससे क्या होगी, पत्तियां झुलस जाएंगी। मतलब पत्तियां झुलसने का मतलब जलना से होता है, तो पत्तियां झुलस जाएंगी और पौधा आपका सूख जाएगा। ठीक है। कवकनाशियों का छिड़काव करना चाहिए नियंत्रण में, कवकनाशियों का छिड़काव करो, बस कोई खास बात नहीं है इसमें। तो इसमें आपको फाइटोथोरा इन्फेटेक्स आपको याद में रखना है बस। अभी तक वो साथ के साथ मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो नोट डाउन करते रहना। अगला है बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, यानी कि ये बाजरा में पाया जाएगा, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग। ये कौन सा है, स्केलेरोफोरा ग्रामिकोला, स्केलेरोफोरा स्केलेरोफोरा ग्रामिकोला, ग्रामिकोला। ये बाजरा में ग्रीन ईयर रोग उत्पन्न करता है। तो इससे क्या होगा, इसे डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, इसका अन्य नाम है। बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल आते हैं। जो बाजरे का जैसे बाली बोलते हो, या जिसे आप बागड़ी भाषा में सिट्टा बोलते हो बाजरे का, उसमें क्या होता है, उसमें हरे रंग के रेशे निकल आते हैं या धागे समान संरचनाएं निकल आती हैं। और बाद में यह काले रंग के चूर्ण में बदल जाएंगे। बाद में ये काले रंग के चूर्ण में बदल जाएंगे, तो पूरा जो उसका बाजरे की बाली होगी वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। तो नियंत्रण कैसे करोगे इसका, इसे ग्रेनोसोन या थिराम से शोधित करें। ये दो आपको नाम याद रखने हैं। ये आपके जो आपके पेस्टिसाइड होते हैं, एग्रोसोन और थिराम। यहां पर मैं कुछ पेस्टिसाइड भी साथ के साथ लिख देता हूं, थिराम। जो भी अपने पेस्टिसाइड के नाम आएंगे ना, वो आपको याद रखनी है। यहां से आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएगा, ये कवकनाशी होते हैं, जो मैं साथ के साथ यहां पर लिख रहा हूं नीचे। ठीक है, इसका छिड़काव करो पहले बाजरे पर, जैसे आपने बाजरा बोया है या बीज पर आपको इसका छिड़काव करना है, यानी कि शोधित करना है, यानी कि बीज को सही साफ करना है, धोना है, जैसे भी इसका होगा। अब पौधे को मान लीजिए रोग लग गया, फिर क्या करना है, फिर आपने एक और पेस्टिसाइड है डाइथेन, डाइथेन S45, डाइथेन S45 का छिड़काव करना है। ठीक है, ये दो डाइथेन S45 का आपने छिड़काव करना है। रोग प्रतिरोधी प्रजाति की बुआई करनी है, कोई खास बात नहीं है, सीधी सी बात है। लिखा हुआ बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको सिर्फ रोग कारक ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं ध्यान में रखना, सिर्फ रोग कारक ध्यान में रखना जो मैंने वहां पर लिख दिए हैं। मैं इस क्लास को 5 मिनट में भी खत्म कर सकता था, लेकिन जो किताब में लिखी हुई है तो सारी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। गन्ने का लाल साइन रोग, ये सभी ने देखा होगा, गन्ने का लाल साइन रोग आपने देखा होगा गन्ने की फसल में, कि गन्ने के जो बीच में से जो तना होता है जो हम खाते हैं, तो उसमें बीच में रेड कलर की एक दरार सी बन जाती है, धार सी बन जाती है, जिसमें लाल रंग का पदार्थ सा होता है, जैसे अपने बोला गन्ना में चीरो लाग गयो, वो चीज। तो वो है ये गन्ने का लाल साइन रोग। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है कोलेट्रोटिकम, कोलेट्रोटिकम फालकैटम,
ये आपको दोना, ये भी कवक है, इसकी वजह से ये रोग होता है। होगा क्या, तने के गन्ने व पत्तियों में लाल रंग की धारियां बन जाती हैं, तना छोटा होता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं, तना फट जाता है। गन्ने के रस में शराब जैसी गंध आने लगती है। अब ऐसे जो गन्ना होगा जिसमें बीच में से जो धारी सी बनी होगी, दरार बनी हुई होगी, उस गन्ने का जब आप रस निकालोगे तो उस रस में शराब जैसी स्मेल आएगी, अजीब सी स्मेल आती है। तो इसमें आपको नियंत्रण कैसे करना है, स्वच्छ गन्ने की बुआई करो, बस स्वच्छ गन्ने की बुआई करो। तो कोई खास बातें नहीं है, सिर्फ आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। चलिए अगला है मूंगफली का टिक्का रोग। कौन सा रोग, मूंगफली का टिक्का रोग। सेक्रोस्पोरा, सेक्रोस्पोरा, सेक्रोस्पोरा परसेनेटा, परसेनेटा। इसमें क्या होगा मूंगफली में, यानी कि ये मूंगफली में होगा सेक्रोस्पोरा परसेनेटा। ये क्या करेगा, पत्तियों के दोनों ओर गोल धब्बे बनते हैं, पत्तियों के दोनों तरफ गोल धब्बे बन जाएंगे। नियंत्रण कैसे करोगे, बोर्डियर मिक्सचर, बोर्डियर मिक्सचर, ये भी पेस्टिसाइड होता है। और डाइथेन S45 का छिड़काव आपने करना है, बस कोई नई बात नहीं है, पीछे हम बढ़ के आ चुके हैं। अगला है आपका गेहूं का किट्टू रोग, गेहूं का किट्टू रोग। इसमें क्या आपको कब याद रखना है, पक्सीनिया। इसके बारे में मैं पहले करवा चुका हूं आपको कवकों में, पक्सीनिया, ग्रामिनिस ट्रिटिकी, ग्रामिनिस ट्रिटिकी, ट्रिटिकी। कवकों के नाम ध्यान में रखने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। पत्तियों व तनों पर भूरे रंग का धब्बा बनता है। कवक में 5 स्पोर पाए जाते हैं, यानी कि इस प्रकार के कवक में ना 5 स्पोर पाए जाते हैं। कितने स्पोर पाए जाते हैं, 5 स्पोर पाए जाते हैं। और उसमें एक स्पोर का नाम है टेल्यूस्पोर, एक स्पोर का नाम है टेल्यूस्पोर। और यह टेल्यूस्पोर ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है या सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक या सबसे ज्यादा हानिकारक, बस। और यह जो आपका ये टेल्यूस्पोर कवक है ना, वो एक जंगली घास है, नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जंगली घास है, उस घास का नाम है बारबेरी। बारबेरी घास में भी ये रोग उत्पन्न करता है, बस ठीक है। अगला देखते हैं, रोग नियंत्रण में कृषि वैज्ञानिक। अब जो आपका आलू का कौन सा रोग है, आलू का सॉरी गेहूं का किट्टू रोग है, उसमें एक वैज्ञानिक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो भारतीय वैज्ञानिक थे उनका नाम है डॉक्टर C.K. मेहता। उन्होंने इसके नियंत्रण में कुछ मतलब काम किया था। गेहूं का किट्टू रोग है ना, उसमें जो आपके भारत के वैज्ञानिक हैं, जो कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर K.C. मेहता ने महत्वपूर्ण कार्य किया। नियंत्रण कैसे करना है, कवकनाशी का छिड़काव करना है, रोग प्रतिरोधी प्रजाति को बोना है। गेहूं का ढीला कंड, इसमें कौन सा आपको याद रखना है, ओस्टिलागो नूडा टेट्रिकी, ओस्टिलागो नूडा ट्रिटिकी, बस ये आपको कवकों के नाम ध्यान में रखने हैं। गेहूं की बालियों में राख के समान पाउडर बन जाता है। रोग का संक्रमण बीज में होता है। अब संक्रमण बीज में होता है तो नियंत्रण कैसे करोगे, स्वच्छ बीज को बो। क्या करोगे, स्वच्छ बीज को बो, बस बात खत्म। नियंत्रण रोग मुक्त बीजों को बोना चाहिए। रोग की स्थिति में वही बिट्टावैक्स, बिट्टावैक्स, बेंसेट और कॉर्बोक्सिन जैसे कवकनाशी का उपयोग करो। बिट्टावैक्स, बेंसेट और कॉर्बोक्सिन जैसे कवकनाशियों का आप उपयोग करो, बस। अगला है डेप्सिंग ऑफ या आद गलना। इसमें है पाइथियम कवक। ये है आपका पाइथियम कवक। कौन सा कवक, पाइथियम, पाइथियम कवक का नाम है। ये इस रोग को फैलाता है। बीज में भूमि में उगने से असमर्थ कर देता है। कवक पौधों की जड़ में प्रभाव दर्शाता है। नियंत्रण वही फॉर्मेलिन, कैप्टोन, थिराम, बिल्टॉक्स 50 आदि से शोधित करना है। मैं पहले बता चुका हूं, पादप रोग से सिर्फ रोग कारक से क्वेश्चन आएगा, रोग कारक याद कर लेना, बात खत्म। चलिए अब इसमें भी कुछ है, ब्राउन लीफ ऑफ स्पॉट राइस। तो इसमें आपको नाम है वो आपको याद रखना है, नाम ध्यान से देख लो। हेलमिन, हेलमिन, हेलमिन थो, स्पोरियम,
हेलमिंथोस्पोरियम। याद करो जब हम आगे प्लेटी हेलमिंथिस पढ़ेंगे वहां का ये कवक, जब कभी आगे पढ़ेंगे तो ये इससे मिलता जुलता है प्लेटी हेलमिंथिस से। उस संघ या उस गण का नहीं है ये, उस संघ या उस गण या उस वर्ग का या ये जंतु जगत नहीं है, कवक जगत अलग है, लेकिन नाम थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। अपनी जंतु जगत पढ़ेगा ना, जैसे प्लेटी हेलमिंथिस आएगा उस प्रकार से हेलमिंथिसोस्पोरियम ओराइजी। नाम याद, कठिन नाम है, याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है भाई। बीज पर काला स्पॉट बढ़ता है, नियंत्रण बॉयडियर मिक्सर डाइथेन जेड 78 आदि कवकनाशी से। बस बाजरे का इरगोट रोग लिखा ही हुआ है, कवक याद रखना है, कौन सा है? क्लेविसेंस माइक्रोसेफेला, क्लेविसेंस माइक्रोसेफेला। बाजरे का स्मट रोग टोलियोस्पोरियम, टोलियोस्पोरियम। अरहर का झुलसा रोग फ्यूजीरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजीरियम ऑक्सीस्पोरियम। गेहूं का पाइडर मिडल्यू इरेसिफ ग्रेमिनिस ट्रिटिकी, इरेफिस ग्रेमिनिस ट्रिटिकी। राई का इरगोट रोग क्लेविसेंस परपुरिया, क्लेविसेंस परपुरिया। धनिया का स्टेम गॉल रोग प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस। इतने का स्क्रीनशॉट अलग से ले लो और इसको अलग से उतार लो। कवकों के नाम और रोग के नाम। करना क्या है आपको, इस पूरी क्लास को देखना, पूरी क्लास को आराम से देखना, कुछ मत लिखना, नियंत्रण वगैरह लिखना है अगर आपको याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक साइड में रोग लिख लेना, जीवाणुओं से, विषाणु से, कवक से, अजैविक कारक लिख लेना चारों। फिर चारों में कौन कौन से रोग किस किस के द्वारा होते हैं, फिर पहले रोग के नाम लिख लेना, फिर आगे रोग कारक लिख लेना। 2 पेज का आपका काम होगा, पादप रोग चैप्टर कंप्लीट। बस मैं पहले ही बता चुका हूं, मैंने ल्यूसेंट की बुक से डाटा उठाता हूं, वहीं से आपको करवाता हूं, ठीक है। यहां पर अपना पादप रोग कंप्लीट होता है। अगला जो चैप्टर रहेगा वो अपना रहेगा फिजिक्स का। और कुछ अभी मैंने एक चीज सोची है, जो 11th क्लिप बायोलॉजी अपने शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं या रीजनिंग, दोनों में से किसी एक चीज को सोचेंगे कौन सी करनी है। तो रीजनिंग के लिए बच्चों का कमेंट आया था कि सर रीजनिंग कब से करवा रहे हो, तो थोड़ा सा शेड्यूल सेट हो जाए उसके बाद में रीजनिंग शुरू करते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।